कैसे हैं आप लोग? इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने मानसून के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। फिर इसके बाद हमने मानसून का प्रत्यावर्तन और शीतकालीन मानसून के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग अक्सर न्यूज़पेपर में सुनते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे या न्यूज़ में सुनते होंगे कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये हो गया, भारत में यहाँ का मौसम बदल गया, ये पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ वही एक कहानी है भाई कि पश्चिमी विक्षोभ मोहल्ले की ऐसी चुड़ैल है, जिसके बारे में सब बोलते हैं लेकिन देखा किसी ने नहीं है, ठीक है? तो भारत में कोई भी अगर इधर देखा जाए दिल्ली के आसपास उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा जो भी देखेंगे कोई मौसमी घटना घटेगी तो तुरंत ब्लेम कर दिया जाएगा कि पश्चिम विक्षोभ के कारण हुआ है। तो ये एक जनरलाइजेशन हो गया है कि पश्चिम विक्षोभ है क्या भाई? तो ठीक वैसे ही है कि मोहल्ले की चुड़ैल है, जिसके बारे में चर्चा तो सब करते हैं लेकिन देखा किसी ने नहीं है। तो पश्चिम विक्षोभ के बारे में जानते हैं कि है क्या एक्चुअल में ये। तो देखिए क्या होता है कि पश्चिमी विक्षोभ एक ऐसी वायुमंडलीय घटना है, ठीक है? पश्चिमी विक्षोभ एक ऐसी वायुमंडलीय घटना है, ठीक है, या ऐसा मौसमी तंत्र है जो शीत ऋतु में उत्पन्न होता है। और कहाँ उत्पन्न होता है? ये पश्चिमोत्तर भारत में, जैसे पंजाब है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, हरियाणा है, राजस्थान का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। वहां पे क्या होता है कि इसका प्रभाव देखा जाता है, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ का। और इसके कारण क्या होता है कि शीतकाल में वर्षा होती है। इसका प्रभाव शीतकाल में देखा जाता है और इसका शीतकाल में इससे वर्षा प्राप्त होती है। अब उसका कारण क्या है? तो देखिए क्या होता है, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और काला सागर का जो क्षेत्र है, इसको मैप में हम लोग देखते हैं कि ये जो देखिएगा भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है ये, ठीक है, ये कैस्पियन सागर का क्षेत्र है और ये काला सागर का क्षेत्र है। ये संयुक्त रूप से जो क्षेत्र है, ये जलीय क्षेत्र है, वाटर बॉडी है। अब क्या होता है कि इस पूरे क्षेत्र पर शीतकाल में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इस क्षेत्र में क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। और इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि इसी अक्षांश पर क्या होता है, पछुआ उपोष्ण जेट धारा प्रवाहित होती है। पछुआ उपोष्ण जेट धारा क्या है, हम लोग मानसून जब पढ़ा था तो वहां पर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था। फिर जब हम लोग क्लाइमेटिक रीजन्स पढ़ेंगे या क्लाइमेट पढ़ेंगे, जब थोड़ा सा हम लोग जलवायु विज्ञान, तो वहां पे उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये जो यहाँ पे क्या होता है कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होते हैं। अब देखिए चक्रवात की जो संरचना है, लंबवत संरचना है, वो इस तरह से है कि ये धरातल पर क्या होगा, चक्रवात विकसित होगा और यहाँ के सहारे ये चक्रवात क्या होते हैं, ऊपर की तरफ ऐसे इनका लंबवत विस्तार देखा जाता है। तो ये यहाँ धरातल पर विकसित होते हैं, तो ये क्षैतिज विस्तार होता है जो धरातल पे होता है। फिर ये क्या होता है, लंबवत विस्तार होता है। तो इनका जो लंबवत विस्तार है, ये 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक भी हो सकता है वायुमंडल में। ये इस पर डिपेंड करता है कि धरातल पर कितनी तगड़ी चक्रवातीय दशाएं विकसित हुई हैं या कितनी स्ट्रांग चक्रवातीय दशाएं यहाँ पर विकसित हुई हैं। तो अब देख लीजिए कि ये चक्रवात का जो वर्टिकल एक्सपेंशन है, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे पछुआ उपोष्ण जेट धारा प्रवाहित हो रही है और ये पछुआ उपोष्ण जेट धारा बहुत ज्यादा प्रबल होती है, या कहा जाए कि बहुत ज्यादा सशक्त होती है। तो यहाँ पे जो चक्रवात विकसित हो रहा है, ये क्या होता है, उपोष्ण पछुआ जेट धारा के मार्ग में आ जाता है। तो ये क्या करता है, जो चक्रवात की ऊपर वाली ये चुटिया जो है, या कहा जाए कि जैसे हम लोग में क्या होता है, किसी का बाल पकड़ लीजिए और खींचिए तो आपके साथ साथ आराम से चलने लगेगा। तो वैसे ही क्या होता है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, इनका जो ऊपरी भाग है ये उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट धारा के प्रभाव में आ जाता है। तो ये क्या करता है, इनको घसीट लाता है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो पछुआ जेट धारा है, उपोष्ण पछुआ जेट धारा, ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो कहाँ उत्पन्न होते हैं, ये इन क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, इनको अपने साथ प्रवाहित करके इधर की तरफ लाता है, ठीक है। तो चूंकि ये सागरी क्षेत्र पर विकसित हैं, तो इनके साथ आर्द्रता की अच्छी खासी मात्रा होती है। तो ये क्या करते हैं कि इधर का जो भाग है, जैसे ये टर्की का भाग है, इधर हो गया सऊदी अरेबिया का कुछ जो भाग है, ज्यादातर नहीं, सऊदी अरेबिया का थोड़ा उत्तरी भाग है, फिर इधर इराक का भाग है, सीरिया इराक का भाग है, फिर ईरान का भाग है, फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान का भाग है। इधर की तरफ क्या करते हैं, ये वर्षा प्रदान करते हैं। जैसे जैसे पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इनमें वर्षा की मात्रा क्या होती है, कम होती जाती है। और भारत के इस क्षेत्र में, जैसे जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस क्षेत्र में आते आते इनमें आर्द्रता की मात्रा बहुत कम हो जाती है। लेकिन इस क्षेत्र में भी शीतकाल में क्या होती है, वर्षा प्राप्त होती है। तो वर्षा तो कम होती है, ठीक। फिर देखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर का और हिमाचल और ये उत्तराखंड का भाग है, यहाँ पे बर्फबारी भी इसी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा तो कम होती है, लेकिन जो रबी की बुआई हमारी होती है, जिसमें मुख्यतः गेहूं, जौ और सरसों सरसों चना है, इसके लिए ये कम मात्रा में वर्षा भी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है इसके लिए।
तो कहा जाता है कि पश्चिमी विक्षोभ से जो शीतकालीन वर्षा होती है, जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में होती है, ये अमृत की तरह से होती है। क्यों? क्योंकि जो गेहूं है, जौ है, सरसों है, चना है, मटर है, इनके लिए वर्षा क्या होती है, बहुत फायदेमंद होती है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है। अब देखिए पश्चिमी विक्षोभ कब, कितने दिन, कितने कितने टाइम सक्रिय होता है, तो ये मुख्यतः जो है ये मध्य दिसंबर से सक्रिय होता है पश्चिमी विक्षोभ। मध्य दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, मिड मार्च तक ये पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। क्यों ऐसा रहती है? क्योंकि जब सूर्य दक्षिणायन कर जाता है, तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि ये जो है पछुआ जो धाराएं हैं, जो पछुआ धाराएं हैं, जिसको वेस्टर्लीज कहा जाता है, उसके प्रभाव में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बनने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि मार्च के बाद धीरे धीरे सूर्य का उत्तरायण होने लगता है, यानी कि सूर्य धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करने लगता है। तो जो वायु दाब की पेटियां हैं धीरे धीरे उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। तो याद रखिए हमेशा कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सिर्फ शीतकाल में ही सक्रिय हो सकता है, लेकिन हम लोग देखते हैं अमूमन ग्रीष्म काल में भी कोई अगर मौसमी घटना परिवर्तित होती है तो उसको बोल देते हैं पछुआ विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हुआ। दरअसल क्या है ना कि एक जनरलाइजेशन कर दिया गया, सामान्यकरण कर दिया गया है, ठीक है। ठीक वैसे ही कि हमारे मोहल्ले में कहीं चोरी होती है और जो सबसे बदनाम व्यक्ति होता है वो भले चोरी ना किया हो लेकिन उसी को सब लोग कह देते हैं यही रहा होगा, यही रहा होगा। तो उसी तरह से इसका एक रीजन और भी है कि चूंकि ये जो घटनाएं हैं ये भारत के पश्चिमोत्तर भाग में घटती हैं या इधर ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरफ अगर घटती हैं तो उसको भी पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पश्चिम की तरफ सक्रिय हुई हैं, तो ये पश्चिमी विक्षोभ है। अब ये क्या होता है ना कि पश्चिमी विक्षोभ की जो घटने की जो घटना है या घटने का जो क्रम है, ये 4 से लेकर 8 के बीच में इनकी संख्या होती है पश्चिमी विक्षोभ की। तो आप देखेंगे अमूमन जो है 15 जनवरी के आसपास वर्षा हो जाएगी, 25 दिसंबर या 20 दिसंबर के आसपास वर्षा हो जाएगी, फिर 26 जनवरी के आसपास वर्षा हो जाएगी। इस तरह से 8 मार्च या 15 मार्च तक ये पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहता है। हालांकि कोई निश्चित दिन नहीं होता है, कभी कभी पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा सक्रिय हो जाता है, कभी कभी कम होता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं वो भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर में विकसित हो रहे हैं। अब पछुआ जेट धारा उनको भारत तक प्रवाहित करके लाने में सक्षम है। तो जो स्ट्रांग चक्रवात हैं उनको तो प्रवाहित करके लेके चली आएगी, लेकिन जो कमजोर चक्रवात हैं वो रास्ते में क्या हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे। तो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये पश्चिमी विक्षोभ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसी के साथ एक चीज और देख लेते हैं हम लोग कि जो चक्रवात हैं, जो चक्रवात हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर देखेंगे आपके अरब सागर में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं, ये भी भारत की जलवायु पे बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि जलवायु में क्या होता है, औसत 4 दशकों की मौसमी घटनाओं का औसत लिया जाता है और साथ में चरम घटनाएं भी इसमें जोड़ दी जाती हैं। तो चरम घटनाएं कौन हो गई, चक्रवात हो गए। तो अब देखेंगे ना कि भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ये दोनों जगहों पे चक्रवात उत्पन्न होते हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में सामान्यतः तापमान अधिक होता है और उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पन्न के लिए ये यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन होती है। तो यही देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उत्पन्न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, जबकि अरब सागर में जो चक्रवात होते हैं वो कम उत्पन्न होते हैं। एक रेशियो देखा जाए कि अगर बंगाल की खाड़ी में 4 चक्रवात उत्पन्न होंगे तो अरब सागर में सिर्फ 1 चक्रवात उत्पन्न होगा। ये रेशियो है। उसका कारण है कि बंगाल की खाड़ी ज्यादा चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए अप्रोप्रिएट है या सुटेबल होती है। तो ये चक्रवात क्या करते हैं, उत्पन्न होने के बाद जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उत्पन्न होंगे, ये क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात उत्पन्न होंगे, ये क्या करेंगे, व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में ये क्या करते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते जाते हैं। तो इधर बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होंगे, यहाँ पर उत्पन्न होंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, इधर की तरफ प्रवाहित होंगे, इधर की तरफ। और जब ये कोस्टल एरिया में पहुंचते हैं, जहां पे ये कोस्टल एरिया में पहुंचते हैं तटवर्ती क्षेत्रों में, तो ये हिट करते हैं यहाँ पर, और ये चक्रवातों से क्या होती है, मूसलाधार वर्षा होती है इन क्षेत्रों में, ठीक है। तो यही कारण है कि बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती जो राज्य हैं, जिसमें तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इधर उड़ीसा हो गया, इधर पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पर चक्रवातों से भी वर्षा होती है। जबकि अरब सागर में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं, ये व्यापारिक हवाओं के कारण ये तो पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो जाएंगे। तो एक तो इनको भारत में प्रभाव डालने का इनको अवसर ही नहीं मिल पाता। दूसरा, अगर ये बढ़ भी जाते हैं तो ये इधर की तरफ आते आते महाराष्ट्र या फिर गुजरात में ये थोड़ा बहुत प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि चक्रवातों का भी, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का भी क्या होता है, हमारी जलवायु पे प्रभाव पड़ता है। अब यह चीज ध्यान रखने वाला है कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, चाहे बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रही है या अरब सागर में उत्पन्न हो रहे हैं, ये
वैसे तो उत्पन्न साल भर ही हो सकते हैं, लेकिन इनके ग्रीष्म काल में उत्पन्न होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ग्रीष्म काल में क्यों होती है? क्योंकि उस समय औसत जो तापमान है सागरीय सतह का, वो 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात तभी उत्पन्न हो सकते हैं जब सागरीय सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। तो ये हम लोग देख लिया कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पश्चिमी विक्षोभ के साथ साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।